चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल तक हम लोगों ने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़ क्या क्या थे, क्या क्या कारण थे जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मिडिल क्लास कैसे ग्रो करता है। ठीक है, इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में मिडिल क्लास का क्या रोल रहता है, इनका पर्टिकुलर बर्थ कैसे होता है, इनके बारे में यहाँ पे हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि 18 सेंचुरी से पहले तक सोसाइटी में मात्र दो क्लासेस हुआ करती थी, एक अपर क्लास, दूसरी लोअर क्लास। याद रखिएगा, ये मिडिल क्लास नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी 18 सेंचुरी से पहले। अब इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एक नया क्लास बन के उभर के आया सामने, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। याद रखिएगा, आपको याद हो तो 16 सेंचुरी के आसपास ही पूरे इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। 16 सेंचुरी के आसपास इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स वही पुअर क्लास के लोग थे, मतलब जो लोअर क्लास में पुअर क्लास के सोसाइटी के लोग थे, वही सब लोग इंडस्ट्रीज में आके वर्क करने लगे। अब जब वर्क करने लगे तो उनकी सबकी थोड़ी बहुत अर्निंग भी होने लगी। अब उनकी अर्निंग इतनी हो जाती थी कि वो अब पुअर नहीं रह गए। पुअर की डेफिनेशन अगर हम आपसे कहें तो पुअर मतलब क्या होता है, जिसके पास पैसे ना हो, धन मतलब मनी ना हो, लैंड ना हो, किसी टाइप की कोई फैसिलिटीज़ ना हो। ठीक है, और वहीं पे ये पुअर्स जब वहाँ पे पर्टिकुलर फैक्ट्रीज में वर्क करने लगे तो वहाँ पे उनको डेली वेजेस पे रखा जाने लगा और वेजेस दिए जाने लगे, मनी प्रोवाइड किया जाने लगा, पैसा दिया जाने लगा उनको काम करने के बदले में। ठीक है, तो जो वर्कर्स कुछ अर्न करने लगे वो सब धीरे धीरे अपने पुअर क्लास से उठकर किस क्लास में आ गए, मिडिल क्लास में। एक नया क्लास बन के उभरा जो ना तो बहुत अमीर था, मतलब ना तो अपर क्लास में जा सकता था क्योंकि उतना अमीर भी नहीं था, और ना ही बहुत गरीब था। ठीक है, तो वो सब लोग, एक नया क्लास यहाँ पे बनता है जिसे मिडिल क्लास कहा गया। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। अब आगे देखिए, 18 सेंचुरी में इस नए सोशल ग्रुप का पर्टिकुलर इमर्जेंस होता है सोसाइटी में। अब टोटल 3 ग्रुप्स हो गए हैं। ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इन मिडिल क्लास ने पैसे कैसे अर्न किया, मैंने बताया पहले, फैक्ट्रीज के थ्रू। ठीक है, और भी कुछ ऑप्शंस इन्होंने अपनाए। देखिए कैसे, ओवरसीज ट्रेड, मतलब जो ट्रेड करने लगे अपना, ऑब्वियस सी बात है, कुछ प्रोडक्ट बनाकर बेचने लगे एक जगह से दूसरी जगह, तब भी अर्निंग होने लगी। ठीक है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने लगे या किसी प्रोफेशन में आ गए वो, तो ये सारे के सारे लोगों ने अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को जनरेट किया, इसलिए पुअर क्लास से किस में आ गए, मिडिल क्लास में। अब इन लोगों के पास पैसा आने लगा तो ऑब्वियस सी बात है अब धीरे धीरे ये एजुकेट होना स्टार्ट होंगे, तो ये एजुकेटेड क्लास भी होने लगी धीरे धीरे। ये मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, पुअर क्लास के पास अपने बेसिक नीड्स से पूरा करने की जो है पैसे नहीं होते थे तो वो एजुकेशन कहाँ से लें, लेकिन मिडिल क्लास के पास अब अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने भर का मनी है, उनके पास पैसे हैं उनके पास। ठीक है, तो जो एजुकेटेड क्लास या मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास को ही एजुकेटेड क्लास भी कहा जा रहा है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो जो एजुकेटेड थे ये बिलीव करते थे कि बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस नहीं दिए जाने लगे। प्रिविलेजेस की मीनिंग याद रखिएगा, विशेषाधिकार। ठीक है, कुछ स्पेशल राइट्स जो आपको बर्थ से मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास था उनको बर्थ से ही स्पेशल राइट्स क्या मिल जाते थे कि उनको टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, उनको बाकी उल्टा वो लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब वहीं पे जो आपके थर्ड क्लास के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, उन सबको टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, तो ये कुछ प्रिविलेजेस जो बर्थ से मिल जाते थे उसके ये डिस्क्रिमिनेट करते थे, मतलब कि वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। वो ऐसा मानते थे कि लोगों के टैलेंट के अनुसार उनको जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, ना कि उनके बर्थ के बेसिस पे। क्या सपोज करो किंग का बेटा है तो वो किंग ही बनेगा, हो सकता है वो किंग बनने के लायक ना हो। ठीक है, या फ्यूडल लॉर्ड्स का बेटा है तो वो नेक्स्ट फ्यूडल लॉर्ड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करते थे। आगे आगे देखिए क्या होता है, ये मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा फिलोसफर से इंस्पायर थी। फिलोसफर्स के थॉट्स को जब ये पढ़ते थे तो उनसे ये इंस्पायर होने लगे। ठीक है, उनके आइडियाज़ को ये लोग फॉलो करने लगे, और उनके थॉट जो फिलोसफर्स, अभी आगे आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फिलोसफर रहे हैं। अभी के लिए इतना समझिए, ये फिलोसफर्स के थॉट को पर्टिकुलर जाके मैटर ऑफ टॉक, मतलब ये बातें करते थे इनके बारे में, जो भी फिलोसफर्स कहते थे या जो भी उनके आर्टिकल्स में पढ़ते थे ये लोग, तो उन सब का
सैलून्स, सैलून्स मतलब जहाँ पे हेयर कटिंग होती है, एंड कॉफ़ी हाउसेस जहाँ पे पर्टिकुलर टी एंड कॉफ़ीज प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ पर बैठकर इन सारी बातों पर डिस्कशन होने लगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आइडियाज़ जो हैं इंडिपेंडेंस के, लिबर्टी के, इक्वलिटी के, फ्रेटर्निटी के, ये सारे आइडियाज़ धीरे धीरे सोसाइटी में प्रोपोगेट होने लगे। ठीक है, किसके थ्रू से? बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स के थ्रू, याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ये कुछ फिलोसफर्स रहे हैं उस समय के, उस टाइम पीरियड के, जिनसे लोग इंस्पायर हुए। तो इन फिलोसफर्स को मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में टिक करके रखिएगा बेटा, इनसे बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ 3 ही फिलोसफर हैं आपके यहाँ, इससे ज़्यादा नहीं है, एक आध दो और हैं, उनको उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले देखिए जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक ने एक पर्टिकुलर थ्योरी दी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आप समझिए। उन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों को नकारा था, याद रखिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन मतलब दैवीय अधिकार, डिवाइन का मतलब क्या होता है? दैवीय। डॉक्ट्राइन मतलब राइट्स या अधिकार। राजा के दैवीय अधिकारों को मतलब राजा क्या कहता था कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूं जो आप लोगों के ऊपर शासन करने के लिए बना है। ठीक है, राजा भगवान के द्वारा अपॉइंट किया गया है और उसका काम है सिर्फ और सिर्फ शासन करना। ठीक है, और जो मोनार्क के एब्सोल्यूट राइट थे, मतलब जो राजा के डेस्पोटिक पावर थी, निरंकुश पावर थी कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, इन सभी चीज़ों के खिलाफ थे जॉन लॉक। उन्होंने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में यही सारी चीज़ें लिखी थी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिलोसफर कौन है? जीन जैक्स रूसो। इनकी बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 1763 में इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, 1763 के अप्रॉक्स में। अब आगे देखिए इन्होंने क्या दिया कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो बननी चाहिए वो लोगों के पार्टिसिपेशन से बननी चाहिए, मतलब पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट फॉर्म हो। तब तो गवर्नमेंट मतलब ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे, मतलब किंग जो भी अलॉट किया जाए वो पीपल्स के कंसर्न से हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में लिखा है देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव हो वो। जैसे कि आज के समय में कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जो आपकी गवर्नमेंट है वो इन्हीं के आइडियाज़ पे बेस करती है। आप ही लोग तो इलेक्ट करते हो गवर्नमेंट को, आप ही लोग चुनते हो, है ना। अब आगे देखिए थर्ड आपके फिलोसफर जो रहे हैं मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने पावर का डिवीजन करने को कहा। ठीक है, किसमें किसमें? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन 3 पार्ट्स में पावर को डिवाइड करने को कहा। याद रखिएगा इन 3 पावर्स, मतलब जो पहले क्या था, पहले सारी की सारी पावर्स किंग के पास कंसंट्रेटेड होती थी, मतलब लेजिस्लेचर भी वही देखता था, एग्जीक्यूटिव भी वही देखता था, जुडिशरी भी वही देखता था। 1 बाई 1 वर्ड, एक एक वर्ड की मीनिंग समझते हैं। लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, कानून बनाना। ठीक है, टू मेक अ लॉ। और एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? उन जो लॉज बनाए हैं आपने उनको फॉलो करना या फॉलो करवाना। ठीक है, जुडिशरी मतलब क्या होता है? आई होप ये सभी जानते होंगे, न्याय करना, मतलब पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट स्टेबल करना जहाँ पे लोग आपके पर्टिकुलर आपको न्याय मिले अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ हो। तो इस तरह से पावर का डिवीजन करने के लिए मॉन्टेस्क्यू पर्टिकुलर आपके कॉन्सिक्वाइज करते हैं। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ 1783 में, तो उसने मॉन्टेस्क्यू के ही इस लॉ को सबसे पहले फॉलो किया। याद रखिएगा, सबसे पहली कंट्री जो फॉलो करने वाली है मॉन्टेस्क्यू के लॉ को, उसने सबसे पहले पावर को डिवाइड किया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। एक नीचे नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चेन। ये किसका थॉट है, बस आपको यही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में जिसको भी पता है कि ये किसका थॉट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा। ये 3 लोग हैं, देखिए 3 की तीनों की फोटोज आपके सामने हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ये किनका थॉट था ये जरूर बताइएगा। ठीक है, इन्हीं 3 फिलोसफर्स के बारे में याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे हुई? ठीक है, आपके फ्रांस में पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है लुई 16 ने मई 1789 में एक स्टेट जनरल बुलाई। याद रखिएगा स्टेट जनरल क्या, जैसे आपके यहाँ पार्लियामेंट होती है वैसे वहाँ पे एक स्टेट जनरल थी जो 1500 साल पहले बनी थी। याद रखिएगा कब बनी थी? 1500 साल पहले बनी थी ये स्टेट जनरल। और
इसको बुलाया गया किस पर्पज से लुई 16 ने बुलाया था कि वो टैक्स का प्रपोजल रखना चाहता था, टैक्स को इंक्रीज करने का प्रपोजल रखना चाहता था जनता के सामने, ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक थी वो काफ़ी पैनिक हो रही थी, टैक्स ऑलरेडी किंग ने पहले भी इंक्रीज किया था और फिर से इंक्रीज करने की बात कर रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए जब स्टेट जनरल बुलाई गई तो इसमें तीनों क्लास के लोग आए, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों ने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स अपने भेजे, मतलब फर्स्ट स्टेट ने 300 भेजे, सेकंड स्टेट ने 300 भेजे, और वहीं पे थर्ड स्टेट जो था उसने 600 मेंबर्स भेजे। याद रखिएगा कितने मेंबर्स भेजे, 600 मेंबर्स भेजे थे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, थर्ड स्टेट में जो मेंबर्स ये आए थे ये सारे के सारे एजुकेटेड मेंबर्स थे। याद रखिएगा प्रॉस्पेरस मतलब धनी, ठीक है, प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स ये सारे के सारे थे। और जो पीजेंट्स, किसान, आर्टिसियन, जो कलाकार और औरतों को इससे दूर रखा गया, उनको इसमें इनवाइट नहीं किया गया। याद रखिएगा। आगे देखिए जो वहाँ का वोटिंग सिस्टम था स्टेट जनरल का, वो वही एज यूजुअल पुराना सिस्टम था। उसमें क्या था, हर स्टेट को सिंगल वोट था। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने रिप्रेजेंटेटिव हो, स्टेट वाइज मतलब क्लास वाइज वोट थे। जैसे फर्स्ट स्टेट को एक वोट, सेकंड स्टेट को एक वोट, थर्ड स्टेट को एक वोट, ठीक है। याद रखिएगा इसी सिस्टम में वोटिंग होती थी, मेंबर वाइज नहीं होती थी। 1 वोट 1 पर्सन का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे पहली बार थर्ड स्टेट के लोगों ने 1 पर्सन 1 वोट की डिमांड की। ये ध्यान रखिएगा, 1 पर्सन 1 वोट की डिमांड की मेंबर्स ने पहली बार यहां पे थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने, ठीक है। अब आगे देखिए, लेकिन ये डिमांड किंग ने एक्सेप्ट नहीं की। ये ध्यान रखिएगा। इस चीज से नाराज होकर थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो सारे के सारे असेंबली से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर से प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है इस चीज को लेकर, और 20 जून 1789, याद रखिएगा 20 जून 1789 को जो ये थर्ड स्टेट के लोग थे ये सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए कहाँ पे, टेनिस हॉल में। याद रखिएगा टेनिस हॉल में, एक टेनिस हॉल था, वहीं पैलेस ऑफ वर्साइल में ही स्टेट असेंबली की जहां मीटिंग होती थी वहीं पे बगल में एक टेनिस हॉल था। वहां पे सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए और वहीं पे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। याद रखिएगा क्या डिक्लेयर किया, नेशनल असेंबली। मतलब अब स्टेट जनरल असेंबली ना होकर अब उसे नेशनल असेंबली कहा जाएगा। और इस नेशनल असेंबली का वर्क था कि सबसे पहले हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसके बाद राजा की पावर, जो किंग की पावर्स थी, मोनार्क मतलब किंग, ठीक है, किंग की पावर को लिमिटेड करेंगे, उसकी पावर का जो इतना ज़्यादा एक्सपेंशन है उसको लिमिटेड करेंगे और देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब यहाँ पे जो फ्रांस के थर्ड क्लास के लोग थे वो सब लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एक फेमस इंसिडेंस भी है, इसका एक डायग्राम भी आप लोग के एनसीईआरटी में है, देखिएगा उसको। ये देखिए टेनिस कोर्ट ओथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के सारे लोग कसम खा रहे हैं कि हम फ्रांस का जब तक संविधान नहीं बना लेंगे तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, टेनिस कोर्ट ओथ की ये जो पिक्चर है ये किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी, तो नाम लिखा हुआ है जैक्स लुइस डेविड के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है और अब तो एमसीक्यू है इसलिए और पूछे जाने की उम्मीद है। अब उसके बाद देखिए जो थर्ड स्टेट था उसको लीड कौन कर रहा था, मिराबियो। याद रखिएगा थर्ड स्टेट को लीड करने वाला कौन था, मिराबियो, ठीक है। अब यहाँ पे इधर तो नेशनल असेंबली अपना काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रही है, वहीं पे फ्रांस में अदर साइड क्या हो रहा है, काफ़ी हार्श विंटर के कारण, मतलब याद रखिए क्रॉप फेलियर हो गया। क्या हो गया, क्रॉप फेलियर, मतलब फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। हार्श विंटर के कारण बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ गई जिसके कारण पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। और हुआ क्या फिर, ब्रेड जो लोगों की बेसिक नीड थी उसके प्राइसेस अचानक से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। याद रखिएगा ब्रेड के प्राइसेस क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे, ठीक है। ये देखिए इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइसेस, ठीक है। अब यहाँ से होता क्या है, जब ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगे तो जो वहाँ पे ब्रेड वगैरह सोल्ड किया करते थे वो क्या करने लगे, वो उस ब्रेड को डंप करने लगे, जो भी फूड मटेरियल होता था उसे डंप करने लगे। किस पर्पज से, ताकि वो आगे जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो तो उन सारे फूड प्रोडक्ट्स को निकालें और बेचें ताकि उससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है।
अब आगे देखिए, 14 जुलाई को क्या हुआ था याद है आपको? 14 जुलाई को किंग ने ऑर्डर दिया था कि पूरी की पूरी आर्मी मार्च कर रही थी फ्रांस की तरफ, और लोगों के बीच में एक र्यूमर फैल गया था कि किंग ने पब्लिक को मारने का ऑर्डर दिया है, ठीक है। और वहीं पे पब्लिक क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई, तो उन्होंने क्या किया, बास्टाइल पैलेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। किस लिए? आर्म्स एंड एम्यूनिशन सर्च करने गए थे वहाँ पर कुछ मिला नहीं उन्हें, ठीक है। और इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और उन्होंने पूरे बास्टाइल पैलेस को ख़त्म कर दिया, ठीक है। कहते हैं बास्टाइल पैलेस की एक ईंट तक नहीं मिली थी बेटा, ठीक है। आगे देखिए, और पूरे के पूरे कंट्री साइड मतलब गांव के एरियाज में, ठीक है, जो विलेज एरियाज थे वहां पे क्या हो गया, कंट्री साइड रूमर स्प्रेड, गांव के एरियाज में ये रूमर फैल गया कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो क्या करने जा रहे हैं, फसलों को, जो अनाज रखा हुआ है, जो भी अनाज अभी बचा है, जो रखा हुआ है पहले का बचाया हुआ, वो सब का सब बर्बाद करने जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। किसके थ्रू? अपनी एक गैंग हायर की है, उसका काम यही कि जाके फसलों को पूरी तरह से, जो भी अनाज उन्होंने रखा है उसको पूरा बर्बाद कर दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरी जनता लूटपाट कर रही थी, तो वो डर रहे थे कि इसको भी न लूट लिया जाए, ठीक है। अब इसी डर से जो किसान वगैरह थे उन सब ने, जो नोबेल्स थे, मतलब सेकंड क्लास के लोग या फर्स्ट क्लास के लोग जिन्होंने सारे के सारे अनाज को गोदाम में इकट्ठा कर रखा था, वहाँ से वो सारे अनाज को वो लूटने लगे, ठीक है। उन सभी अनाज को लूट ले आए अपने घर पे, और वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट के कागज वगैरह थे, डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मेमोरियल ड्यूज, जो भी उधारी खाता था, मतलब जैसे आप किसी से लोन लेते हो तो वो लिख कर रखता है ना कहीं पे किसी डॉक्यूमेंट पे, या आपने कुछ ना कुछ गिरवी रखा होता है, उन सारे कागजों को उन गांव वालों ने जला दिया कि किसी भी टाइप का कोई भी ड्यू ये मांग ना पाए, हमारे इनके पास कोई प्रूफ ना रह जाए। तो उन्होंने अनाज लूटे सारे के सारे नोबेल से, जो हायर क्लास के लोग थे, मतलब आपके फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह, और वहाँ पे मेमोरियल ड्यूज के कागजों को जला दिया। अब ये सारे इंसिडेंट्स बैकग्राउंड में हो रहा है और पीछे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा है। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है और लुईस 16 के सामने रखा जाता है। लुईस 16 को ना चाहते हुए भी ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, लुईस 16 ना चाहते हुए भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करता है जो नेशनल असेंबली के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 4 जुलाई 1789 को क्या किया, फ्रांस ने एक लॉ पास किया और फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे अभी लास्ट में एक स्लाइड दी हुई, इसमें होमवर्क दिया हुआ है, तो ऑब्लिगेशन की मीनिंग मैंने उसमें पूछ रखी है, आप लोग बताएंगे तब मैं डिस्क्राइब करूंगा इसे, ठीक है। अब आगे देखिए, जो क्लर्जी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो बर्थ से राइट मिल जाते थे, प्रिविलेजेस मिल जाते थे, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, उन सब को एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कि अब किसी को भी जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। जो जिसके लायक होगा उसको वही चीज़ मिलेगी। और देखिए, टिथेज जो टैक्स था उसको एबॉलिश कर दिया गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। जो चर्चेस वगैरह आपके जो चर्चेस थे कलेक्ट करते थे जो भी टैक्सेस, उनको एबॉलिश कर दिया गया। और चर्चेज वॉज कन्फिस्टिकेटेड, मतलब जो चर्चेज ने लैंड कन्क्वेयर कर रखी थी, याद है ना आपको, 60% लैंड फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के हाथ में थी, वो सारी की सारी ज़मीनों को जब्त कर लिया गया। याद रखिएगा, सारी की सारी ज़मीनों को क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया और फाइनली 1791 को पूरी तरह से जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है। 1789 तक आपने क्या देखा कि 1789 तक फ्रांस एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब क्या होता है, संवैधानिक राजा, ठीक है, जिसमें संविधान भी हो और किंग भी हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है और किंग भी हो, और किंग को आपने एज अ हेड बना कर रखा है, लेकिन उसको पावर्स को लिमिटेड कर दिया है, उसकी पावर को लिमिटेड कर दिया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे पावर्स का आप देख रहे हो, सेपरेशन हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप सभी से क्वेश्चन है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है, कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है, ठीक है। और जो लॉ बनाने की पावर है वो नेशनल असेंबली के पास चली जाती है, मतलब अब लॉस कौन फॉर्म करेगा, नेशनल असेंबलीज बनेगी। लेजिस्लेचर का वर्क कौन करेगा, नेशनल असेंबलीज करेंगी, जो कि जहाँ के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसको मैं एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स कौन होते हैं। नेशनल असेंबली में वही लोग वोटिंग का राइट रखते हैं जो एक्टिव सिटीजन्स हो। एक्टिव सिटीजन्स में वो लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ मेन, याद रखिएगा, सिर्फ आदमी, मेन, ठीक है, मेल
25 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज हो और जो टैक्स पे करते हों, ठीक है, याद रखिएगा, जो टैक्स पे करते हों किसके बराबर, उनका टैक्स पे का अमाउंट जो होना चाहिए, जो लेबर वेजेस होता है उस समय का लेबर वेजेस था उसका कम से कम 1 टाइम्स वो टैक्स पे करते हो, ठीक है। और उसके बाद पैसिव सिटीजन्स कौन थे, इन एक्टिव सिटीजन्स को छोड़कर, जो टैक्स पेयर थे इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे लोग पैसिव सिटीजन्स थे, मतलब पुअर पीपल्स, वोमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, इन सब के पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। आप सब लोग देखिए, इस फिगर को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये 1791 में जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम था, देखिए जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ठीक है, नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली में आप लोग देख रहे हैं 745 मेंबर्स हैं, और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है, ठीक है। जो 745 मेंबर्स हैं इनको कौन चुन रहा है, 50,000 मेंस चुन रहे हैं, ठीक है। और इन 50,000 मेंस को किसने चुना है, एक्टिव सिटीजन्स ने चुना है। किन्होंने, एक्टिव सिटीजन्स ने, फ्रांस के एक्टिव सिटीजन्स ने 50,000 मेंबर्स अपने बीच से चुने, और उन 50,000 मेंबर्स ने फिर आगे चल के 745 मेंबर्स को चुना जो नेशनल असेंबली में है, ठीक है। नेशनल असेंबली जो भी लॉ बनाती है वो किसके पास जाता था, किंग्स के पास जाता था, ठीक है। राजा को उस लॉ पे साइन करना पड़ता था और उसको करना ही करना था, ठीक है। मिनिस्टर्स के पास जाता था, और फाइनली ये देखिए पैसिव सिटीजन्स के पास नो वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट नहीं थी। जनसंख्या कितनी थी बेटा, देखिए जनसंख्या एक्टिव सिटीजन्स की 4 मिलियंस के अप्रॉक्स थी, ठीक है। 28 मिलियन में 4 मिलियन लोग एक्टिव सिटीजन्स थे, 3 में, अब बाकी बचे हुए सारे के सारे कौन होंगे, पैसिव सिटीजन्स, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका सिस्टम था, ये सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है, बॉक्स को फिल करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे भेजेंगे फिल करके, पूरा ड्रॉ करके, ठीक है। और ये वर्ड्स की मीनिंग आपको ढूंढनी है, ठीक है। आज के लेक्चर यहीं खत्म होता है, दैट्स इट, ठीक है।